एक और आपस में तय कर लिया जाए कि किसी वक्ता को अगर शुरू में समय दिया जा रहा है, हाँ इनिशियल अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट या 3 मिनट जो भी समय दिया जाए, उस समय में अपना एक फर्स्ट वक्तव्य बोल के जी। दूसरे को मौका दिया जाए, ताकि हाँ, सब लोग एटलीस्ट एक राउंड हो जाए। सभी के पास 2 से 4 मिनट के बीच का समय है। 2 मिनट मिनिमम है और 4 मिनट मैक्सिमम है। इससे ज्यादा कोई भी ना ले सकता। परिचर्चा है तो सभी को समय मिलेगा। और दूसरा, आपस में सवाल जवाब में बहस में अभी नहीं पड़ा जाए, अपने अपने जी जो विचार है उसको रखा जाए। और जी जी। सेकंड राउंड थर्ड राउंड में हम आपस में एक दूसरे की बातों के भी खंडन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बहस नहीं करेंगे। इसने ये कहा तो मैं ये कहा, उसमें फंस जाएंगे तो आगे बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल। डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो बलदेव राज सूद जी, आप आपसे शुरू कर रहे हैं, बलदेव जी। हाँ, सभी को नमस्कार। अभी अभिषेक जी ने जो अपना विषय रखा है, उसमें अपने संपूर्ण व्यवस्था जो है वो हमारे देश में चल रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसमें 4 प्रकार की सत्ताओं का उन्होंने वर्णन किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे धर्म सत्ता जो है, धर्म सत्ता क्या है, जैसे राम के समय में मुनि वशिष्ठ वशिष्ठ जी गुरु नीति का निर्धारण करते थे और दशरथ उसका पालन करते थे। राम ने भी वही पालन किया। तो धर्म सत्ता सर्वोपरि रहती है। और धर्म का मतलब है सबको एक समान मानना, सबके कल्याण की कामना करना। तो उस प्रकार जब वो धर्म सत्ता प्रभावी थी, तो देश में बिल्कुल ठीक ठाक, सब ठीक ठाक चल रहा था। दूसरे स्थान पर समाज सत्ता है। तो समाज सत्ता जो है, जैसे अब ये राज सत्ता है जो समाज सत्ता के आधार पर वोट लेती है और समाज को ये कई उसको बाध्य करती है। जैसे वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम है ना, तो जब वोट की बात आती है, तो वो तो नेता समाज के पास जाता है और वो कई प्रकार के उनको मतलब देता है आश्वासन, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। परंतु जब वो मतलब बन जाता है तो फिर वो समाज को भूल जाता है। फिर समाज को उसके पीछे दौड़ना पड़ता है अपनी समस्याओं को लेकर के। तो ये विकृति पैदा होगी अपने देश में। तो समाज सत्ता जो है वो राज सत्ता से ऊपर रहनी चाहिए। राज सत्ता पर धर्म सत्ता और समाज सत्ता का अंकुश हो, तब जाकर के राज सत्ता जो ठीक चलती है। तो इसी प्रकार जब तीसरे स्थान अर्थ सत्ता है, तो अर्थ सत्ता, अर्थ के बिना क्योंकि 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं ना। एक एक पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा पुरुषार्थ है समाज, तीसरा पुरुषार्थ है अर्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म के आधार पर हम अपना जीवन चलता है तो बिल्कुल समग्र ठीक ठाक चलता है। और अर्थ जो है वो धर्म अनुकूल अर्थ जो है वो हम अर्जित करेंगे और धर्म के लिए उसको उसका मतलब प्रयोग करेंगे, तो फिर व्यवस्था ठीक चलती है। जब धर्म अर्थ ठीक होता है, फिर कामनाएं उसी आधार पर कामनाएं पूर्ति होती हैं। जब कामनाएं पूर्ति होती है फिर मोक्ष मोक्ष सिद्ध हो जाता है। तो ये हमारे 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। इसी प्रकार ये 4 प्रकार की हमारी सत्ताएं हैं। तो अर्थ का जो है, अर्थ का उपार्जन जो है वो न्याय अनुकूल हो, और अर्थ का विसर्जन जो है वो भी लोगों के कल्याण के लिए हो। ये इस प्रकार की ये व्यवस्था जो हमारी प्राचीन काल की व्यवस्था थी, ये व्यवस्था आज आज जो है नष्ट भ्रष्ट हो गई है। तो हम चाहते हैं इस व्यवस्था को ठीक से पुनः चालू किया जाए, और समाज जो है वो इस आधार पर अब चलेगा तो समाज का कल्याण होगा, व्यक्ति का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। तो मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, धर्म सत्ता, समाज सत्ता, राज सत्ता और अर्थ सत्ता, धर्म सत्ता और समाज सत्ता का राज सत्ता पर अंकुश हो, तब जाकर के राज सत्ता जो है वो ठीक चलेगी। जैसे पूर्व काल में क्या होता था कि एक राजा ने कहा ना दंडोस्मी, मेरे लिए कोई दंड नहीं है। तो वहां का जो पुरोहित होता था, गुरु होता था, वो प्लास के डंडे से उसके सिर पर चोट करता था, धर्म धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, तुम्हें धर्म दंड देगा। फिर इस प्रकार वो राजा जो है वो धर्म के अनुसार चलता था, और किसी प्रकार की विकृति जो पैदा नहीं होती थी समाज में। तो मेरा कहना क्या, ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो प्राचीन प्राचीन काल की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अगर हम देश में लागू करेंगे तो सारी देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, व्यक्ति का कल्याण होगा। और एक ठीक दिशा, जैसे अपना देश जो है विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु की उस गरिमा को पुनः प्राप्त करेगा देश। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने 2-3 मिनट में जो अपना विषय था रखा है, इस बारे में आपका क्या विचार है, अपना अपना मत दीजिए। जी धन्यवाद सूद साहब। आपने बहुत
अच्छे तरीके से बात रखी। हमारे बीच में श्री जी हैं, श्री राय जी, उनके अपने अनुभव हैं। श्री जी उन्हीं अनुभवों को रखेंगे और एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क में, जिसमें कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और जो हमारा और जो पक्ष हैं वो सभी इसमें शामिल हों, और किस तरह से इनमें बैलेंस बने, क्योंकि बैलेंस ही अल्टीमेट गोल है सभी का। श्री जी। तो धन्यवाद अभिषेक जी, सभी दोस्तों को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आइए। आ रही है। सबसे पहले तो जैसे हम सब लोगों के अंदर भी है, और कल परसों जब गोपाल जी अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो हम लोग सारे के सारे महसूस करते हैं कि जो लोग कुछ काबिल हों, जिनको हम सज्जन व्यक्ति बोलते हैं, उनका मिलना जुलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो मिल नहीं पा रहे हैं, सज्जनों की कमी नहीं है, लेकिन उस चीज को हम लोगों को देखना है कि क्या कारण है कि सज्जन एक साथ बैठ के सज्जनता का कोई काम, छोटा हो बड़ा हो, उसको कार्य रूप में ढालने में अलग अलग हो जाते हैं। यहीं पे ये चारों सत्ता की जो हम बात कर रहे हैं, देखने में आता है कि सबके अलग अलग डोमिनेशन है। जो राज सत्ता में घुस गया है, चाहे वो पटवारी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, वो अपने को बॉस समझता है। उसके रूल रेगुलेशन कुछ ऐसे हैं कि जरा सा आप डिविएट करो तो आपके ऊपर वो अंकुश लगा देता है। उसी तरह से जो धर्म सत्ता है, वो भी अपने आप में अगर वो बॉस बन जाता है समाज का, तो हर एक इंसान उसके चंगुल में फंसा हुआ होता है कि अगर हिंदू है तो हिंदू डॉक्ट्रिन को फॉलो करे, नहीं तो उसके खिलाफ कुछ केस कर दिया जाएगा, उसको फंसा दिया जाएगा, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। ये तीन खास करके धर्म सत्ता, राज सत्ता और अर्थ सत्ता, इसमें जो लोग माहिरत हासिल कर चुके हैं, ये दूसरे पे हावी हो जाते हैं। और कोई भी इंसान कितना भी अच्छा है, अगर इन्हीं के चक्कर में भंवर में फंसा हुआ है तो वो समाज में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा या उसको काबू कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना है कि ये कौन कौन सी चीज कर सकते हैं हमारे खिलाफ, क्या हम उससे फ्री हैं, तभी हम इफेक्टिव वे में समाज में कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अगर मुझे पैसे की लालच है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कभी ना कभी मुझे खरीद लेगा। मुझे इलेक्शन में जाना है, राज सत्ता में जाना है, तो राज सत्ता के जो घाक लोग हैं वो मुझसे गलत काम कराएंगे और मैं बच नहीं सकता हूँ। तो आज जरूरत ये आ गई है कि गहराई में जाके हम लोग, जितने शुभचिंतक हैं, सज्जन लोग हैं, वो देखें कि मैं किस स्थिति में हूँ और कैसे बहुत ज्यादा काबिल लोगों को इससे बाहर लाया जाए। हमारे ही बीच में बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं, आप लोगों ने देखा होगा, नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हम सब लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना धर्म के प्रभाव में है, मतलब वो चंगुल में नहीं है, वो हिंदू हो सकते हैं, वो मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन वो दबाव में नहीं है, राज सत्ता के दबाव में नहीं है, अर्थ सत्ता के दबाव में नहीं है, तो वो स्वतंत्र रूप से कुछ कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को तैयार करना, उनको साथ लाना और एक कॉमन प्रोग्राम बनाना, जिसमें अभिषेक जी बहुत सुंदर लीड ले रहे हैं। मैं साथ रहूंगा, अनुभव रहेगा, और छोटी छोटी चीजों पे गहराई में हम लोग जाएंगे कि कैसे हम उसे बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। सचिन जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सचिन जी आप अपना वक्तव्य रखें। जी भाई साहब। सचिन अवस्थी जी। जी, सभी सभी बड़े लोगों को प्रणाम। ये विषय जो आपने जोड़ा है, ये विषय समन्वय का है। ये विषय उन चीजों का है जिन चीजों में हमको मूल रूप से विश्व गुरु बनने की रणनीति या सनातन को स्थापित करने की रणनीति या प्रकृति को बचाने की रणनीति, उसका चिंतन हम कर रहे हैं। मेरा अपना थोड़ा सा अलग विचार है।
समाज में 4 तरह की व्यवस्था है, 4 स्तंभ कहते हैं जिनको। वो 4 स्तंभ में हम जुडिशरी को, प्रशासन को स्तंभ नहीं मानते। हम मानते हैं सत्ता, जो संसद से या विधानसभा से या नगर पालिका से या ग्राम पंचायत से चलती है। दूसरा है मीडिया, तीसरा है हमारे संत, और चौथा है जनता। एक सामाजिक संगठनों का भी योगदान रहता है, उनको हम जनता में जोड़ते हैं क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए काम करते हैं उस व्यवस्था में जो व्यवस्था सत्ता की बुराइयां खोजती है। हमारा विचार कहता है कि हमको ऐसे लोग खोजने जरूरी है जिनके भाव शुद्ध। हमको वो लोग नहीं मिलते जिनके भाव शुद्ध। हम कितना भी वेबिनार करते हैं, हम कितने भी लोगों से मिलते रहें, एट द एंड ऑफ द डे ये बात आती है कि मुझे क्या फायदा। ये विषय संतों के साथ भी है, ये विषय हमारे सत्ता के साथ भी है, यही संगठन के साथ भी है। अगर हमको नुकसान हो रहा है और सही बात भी कही जा रही है तो उसका विरोध हमको करना है क्योंकि हमारा नुकसान है। आई एम सेल्फ सेंटर्ड मैन। तो सत्ता, संत और संगठन में उन लोगों का इवैक्यूएशन बहुत जरूरी है जो सेल्फ सेंटर्ड। नहीं तो कुछ भी होना इतना आसान नहीं है। दूसरा, अगर हम आज की परिस्थितियों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि संतों में जो बड़े नेता हैं या सत्ता में जो बड़े नेता हैं या संगठनों में जो बड़े नेता हैं वो आपस में बैठ के कभी कोई खास विषयों पे चिंतन उनका होता है। आज सत्ता में भी वही गड़बड़ है जिसको सत्ता मिटाने की बात करती है, संगठन में भी वही गड़बड़ है जिसको संगठन मिटाने की बात करती है, संतों में भी वही गड़बड़ है जो धर्म के उपयुक्त नहीं। तीनों जगह गड़बड़। जनता में भी यही गड़बड़ आ गई। अब समस्या ये है कि ये सब साथ कैसे आए। जब तक साथ नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा, ये तय है। सत्ता का कहना है कि हम विदेशी नीतियों से बंध गए हैं, सत्ता का कहना है हमको जनता से वोट चाहिए, इसलिए हिसाब चाहिए, इसलिए हमको कुछ गलतियां करने की छूट दो। संत कहते हैं हमको अपना जीवन चलाना है, अपनी व्यवस्थाएं चलाना है, आश्रम चलाना है, तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो हम कैसे चलेंगे। जो संगठन के लोग हैं वो बोलते हैं हमारा परिवार ही नहीं चल रहा। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। आप लिस्ट उठा लो, इनके पुराने 100 साल के जो स्वयं सेवक हैं उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तो स्थितियां जो बन गई हैं वो स्थितियां ऐसी हैं कि हम साथ में ही नहीं जुड़ पाते, अपने फायदे के लिए लगे रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कि पहले हमको ये निर्धारित करना चाहिए, जैसे भाई साहब बोल रहे थे धर्म की सत्ता होनी चाहिए। तो धर्म की जब सत्ता होनी चाहिए तो शास्त्रों के हिसाब से शासन होना चाहिए, और शास्त्रों के हिसाब से शासन होगा तो झंझटें बढ़ेंगी। तो कहीं आरक्षण का विषय आएगा, कहीं वर्ण व्यवस्था का विषय आएगा, कहीं मंदिर में सबके प्रवेश का विषय आएगा, कहीं मंदिरों पे कब्जे का विषय आएगा कि सरकार ने कब्जा कर लिया है। हर जगह अगर हम अपना ही फायदा और अपने ही संगठन की बात करेंगे तो समस्या है। जैसे संघ में भी हम काफी जगह लोग जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं लोगों से। कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन की कौन सी बात आज सरकार मान रही, स्वदेशी की कौन सी बात मान रही, धर्म जागरण की कौन सी बात मान रही, गौ रक्षा की कौन सी बात मान रही। मैं आपसे आज बोलता हूँ, आप लिस्ट उठा लो सारे भाजपा शासित प्रदेशों की और सारे पूरे देश के जितने प्रदेश हैं सबकी, आज भी गौवंश का ये संकरता बढ़ाई जा रही है। आज भी हम बीज वो ला रहे हैं जो वर्ण संकरित हैं, जिसको हमको मालूम है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे पुराने लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, पर हम कर रहे हैं।
और इस पे न संगठन की बोलने की हिम्मत होती है, ना संतों की बोलने की हिम्मत होती है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो तकलीफ पाएगी। तो ये जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में जब तक जनता नहीं जुड़ती, जब तक जनता नहीं लगती साथ में कि भैया आप तो ऐसा बोलते थे, ऐसा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। आज गौ हत्या बंद करने की बात करते हैं, सारे संत करते हैं। आप बड़े का मांस, बीफ जिसको कहते हैं, या जिसको आप आ, इसका भैंसे का मांस कहते हैं, उसका आप परसेंटेज और रेट उठा लो, आपको पता चल जाएगा ये टोटल एक्सपोर्ट का हमारे 0.5% भी नहीं होगा। इससे ज्यादा टमाटर और प्याज हम पाकिस्तान को बेच के पैसा कमा सकते हैं। फिर क्यों बंद नहीं हो रहा? फिर क्यों बंद नहीं हो रहा? तो विषय ये है कि जो वास्तविक समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे के पीछे के कारण ही सामने नहीं आते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस देश में जो क्यों हो रही हैं, वो पता ही नहीं चलता। दो कारण हो सकते हैं उसके पीछे। पहला कारण ये हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर है जिसको आप नहीं झेल पा रहे। दूसरा हो सकता है कि आपका निजी हित है। पर जनता को पता तो चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक समन्वय ऐसा होना चाहिए जिसमें संत, संगठन और सत्ता मूल बातों पे बैठ के चिंतन कर लो कि हमारे ये पिछले 40 साल के मूल सिद्धांत थे जिनके पीछे हमारे नेताओं ने, हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे सामाजिक नेताओं ने लगातार बात की है, और वो हमारे आदर्श हैं। तो उनकी बातों को हम अक्षरशः मान के ये सुधार कर रहे हैं। इस पे तो कम से कम आई जाए। अगर इतना ही हो जाए तो बहुत सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम कोर्ट का भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं, और भी जगह के निर्णय देखने की कोशिश करते हैं। जो चीज सत्ता नहीं कर सकती वो कोर्ट करता है, जो कोर्ट नहीं कर सकता वो सत्ता करती है। वो होता जो है वो धर्म के या भारतीय संस्कृति के या हमारे पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ होता है, और हम मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको एक साथ बैठ के उन मूल विषयों पे चिंतन जरूर कर लेना चाहिए जो आज तक नोटिफाइड है कि अंग्रेजों ने ये बदले हैं, ये खराब किए हैं, ये नियम गलत है, ये कानून गलत है, ये सोच गलत है, इस विचारधारा पे काम नहीं होना चाहिए। पहले दिन से सत्ता बंद कर सकती है। आज गाय की वर्ण संकरता, होलेस्टीन और जर्सी को हम लगातार गाली देते हैं। आप किसी भी स्टेट की वेबसाइट पे चले जाओ, उनका पशुपालन विभाग उसको प्रमोट कर रहा है। हम देसी गाय के पीछे मरे जा रहे हैं, और हमको लगता है कि हम सत्ता के भी साथ हैं। सही बात है, हम साथ हैं उनके, उस विचारधारा के हम साथ हैं। पर जिन चीजों पे आप साथ हैं उसमें आप साथ रहें, जिसमें साथ नहीं है उसमें खुल के बोलें तो कि हम साथ नहीं हैं। उसमें संकोच क्यों करते हैं? मुझे लगता है जरूरी है कि सरकार को उन मुद्दों पर जागृत किया जाए जो मोस्ट प्रेफरेबल है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिस पे हमको काम करना है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो कुछ और हो। अभी तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल जैसी चीजें हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी लास्ट मंथ का जो न्यूज लेटर आया है उसमें जो उनने बातें कही हैं, अभी जो संघ के बड़े नेता बोल रहे हैं, जो हमारे सचिन संत। जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पहले ही तय हो गया था कि हम 2 से 4 मिनट के बीच में वक्तव्य रखेंगे। समय हो चुका है। सर 5 सेकंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो संत, संगठन और यूएन या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कह रहा है, उनमें कुछ सामंजस्य बन रहा है। उन विषयों पे जहां जहां सामंजस्य बन रहा है, उन विषयों पे हम सरकार पे प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं कि भाई यूएन भी बोल रहा है, आप करो। उनको चुनना चाहिए, बस मुझे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो विषय है, जो चर्चा चालू हुई, इसमें सरकार
अगर हम उस फॉर्मेट में बात करें तो सरकार का केवल 25% रोल है, 75% बाकी और सारे विषय हैं, आर्थिक विषय हैं, सामाजिक विषय हैं, और जिसे बोलते हैं कि रिलीजन और फेथ रिलेटेड विषय हैं। और इसमें भी इतनी विविधताएं हैं कि वो सारे चीज़ों में बड़ा ही घालमेल हो जाता है। तो बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, और एक होलिस्टिक लीडरशिप कैसे बने, और साथ ही साथ आपसी ये जो विवाद हैं या आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए, इसी में सबके सुझाव और सबके अनुभव लिए जा रहे हैं, साझा किए जा रहे हैं। हमारे बीच में ज्योतिर्मय गोस्वामी जी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र वर्धमान और कोलकाता में। मैं ज्योतिर्मय गोस्वामी जी से बोलूँगा कि वैसे तो कल के दिन के लिए आपका स्लॉट हमने बुक कर रखा है, लेकिन फिर भी ये जो आज चर्चा हो रही है इस विषय पे आप कुछ एक संक्षेप में बात रखें, 3 से 4 मिनट में। ठीक ज्योतिर्मय है, गोस्वामी जी। ठीक है, ठीक है। तो हेलो, सुन पाते हैं आप? बिल्कुल, आवाज़ आ हेलो। रही है आपकी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सभी को मैं नमन करता हूँ। तो अभी जो बात जो सुना, तीन अब आपने बोला, अभिषेक जी बताए थे, उसके बाद बलदेव जी ने बताए, और जो थर्ड मैन का नाम मैं सुन पाया नहीं शायद, तो उन्होंने भी बताए। तो इसी बातों में मेरा जो अंदाजा हुआ है, जो आप नया तरीका से सोचते भी है, कुछ करने के लिए कोशिश भी करते हैं, करने चाहते हैं शायद, तो इसमें मेरे साथ आपका बहुत मील है। मेरा विचार का जो ये चलता है, मेरा विचार मतलब मैं जो पाया वो 19th सेंचुरी का बंगाल का जो मनीषा था, उनसे संयोग करके जो मैंने पाया, उसका सबसे ऊंचा जो फल था वो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ऋषि अरविंद। तो इन तीनों का जो विचार एक छोटा जायगा में, अभी पूरा पूरा धरती में क्या होता है, एक ग्लोबलाइज सिस्टम चालू हुआ है, तो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन जितना जरूरत हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, उतना तेजी से जरूरत हो चुका अभी अभी लोकलाइजेशन को और ज्यादा बढ़ावा देना। तो इसी रास्ता में तो दो चीज को लेकर आगे बढ़ना है। तो अभी जो विचार आप सभी ने करते हैं, उसका उसको लेकर कुछ करना, सोचना को तो जरूरत रखना ही है, जो सोचते सोचते कुछ करना, हाथ में मुख में नाम, हाथ में काम, ये दोनों लेकर कैसे शुरुआत हो सकता है, वो उसके लिए मैं थोड़ा काम करता हूँ। एजुकेशन सिस्टम को लेकर, नौजवान को लेकर, अभी जो सरकार का जो सिस्टम पे जो जो कुछ मिलता है, उसके लिए जो हम चाहता हूँ, एजुकेशन जो हम करना चाहूंगा वो एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट बन जाए, और एक बेरोजगार मुक्त पंचायत बनाने का काम एजुकेशन सिस्टम का जिम्मेदारी होगा। क्या सपोर्ट वो दे सकते हैं, क्या विचार वो कर सकते हैं। अभी जो होता है वो पॉलिटिक्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों मिल करके वो हो सकता है 0.1% से 1% तक पर्सन उसमें गहरा सोच विचार करते हैं, अंधेरा में रहकर कुछ काम करने चाहते हैं सभी के भलाई के लिए। लेकिन हम चाहता हूं पूरा एजुकेशन सिस्टम को लेकर कैसे पूरा जो अंधेरा अभी हो चुका, जो हम विचार कर पाता नहीं, काम भी कर पाता नहीं, तो कैसे हम विचार करते करते काम भी शुरुआत कर सकता हूँ,
और इसके लेकर मैं काफी दिनों से काम कर रहा हूँ। सॉरी मेरा हिंदी बहुत टूटी फूटी होता है, थोड़ा थोड़ा मेरा मालूम होता है, इसीलिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अभी टाइम भी खत्म हो चुका मेरा लगता है, तो दूसरा कोई दिन में मैं थोड़ा विचार करूंगा। क्या मैं बताना चाहता हूँ, बेरोजगार मुक्त पंचायत कैसे बनेगा, उसमें एक 3 शेयर इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें वो नौजवान को एक संगठन जो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए सरकार का जो कुछ स्कीम्स मिलता है उसको लेकर, जैसे एक है उसमें 7 दिन के लिए काम, उसको लेकर कैसे राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट कैसे उनका हो सकता है, समाज क्या कर सकते हैं, और उनका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने के साथ साथ वो कैसे हो सकता है, और उसमें जो मालिक है, जमीन का मालिक है, उनके साथ क्या संपर्क हो सकता है, उनको कैसे शामिल करना है। बंगाल में जो एक मूवमेंट हुआ था, वो जो बम्प थी का, वो कम गरीब और ज्यादा गरीब, दोनों गरीब के साथ दो तरीका का जो गरीब है, उसमें लड़ाई एक श्रेणी संघर्ष उन्होंने बना दिया था। उसको उससे हट के कैसे एक सहयोगिता का, संप्रीति का समाज बन सकते हैं, और एक एंटरप्राइज को लेकर, एक एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर कैसे हो सकता है, उसी रास्ता में मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, करता हूँ भी, लिखता भी हूँ। तो बाद में लंबा तरीका से विचार का जब मौका मिलेगा हम करूंगा। अभी मैं विराम देना चाहता हूं आप सभी को नमन करते हुए। धन्यवाद ज्योतिर्मय गोस्वामी जी, ज्योतिर्मय दादा। अभी ठीक है, बहुत अच्छा। हमारे साथ और भी कई साथी हैं। विषय मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि विषय से हम ना भटके। विषय ये है कि जितने भी सिस्टम हैं, वो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, और हमारा जो रिलीजियस सिस्टम है, या फिर हमारा जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, या जो भी और कोई सिस्टम्स हैं, तो इनके बीच में तालमेल कैसे बेहतर हो, और स्थानीय स्तर पर लोकलाइजेशन का जो अभी नया फिनोमिना है या पुराना फिनोमिना था, तो उसको लेके कैसे चीज़ें की जाएं कि जिससे कि जो लक्ष्य हैं कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो किसी एरिया का, वो बेहतर हो। तो क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं वो सभी किसी ना किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी को और बेहतर करना है, इसलिए चर्चा की जा रही है। तो हमारे बीच में कुछ और साथी जुड़े हुए हैं। अ, हमारे बीच में जिशान अहमद खान जी हैं। मैं चाहूँगा कि विषय उनको समझ में आ चुका होगा, और इस विषय पे अपना कुछ बात रखना चाहते हैं, तो 2 से 4 मिनट में आप रख सकते हैं। और थोड़ा अपना परिचय भी दीजिए। जिशान अहमद खान जी। नमस्कार आप सबको। मैं ज़िशान अहमद खान आजमगढ़ से। मैं भारत रक्षा दल के सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और अपना एक सामाजिक संगठन ZFM फाउंडेशन के नाम से चला रहा हूँ फूलपुर में। और मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहती है जनहित और समाज हित के कामों की, जिसमें जो आपने जो इशू अभी बताया कि सियासी, राजनीतिक और सामाजिक, और साथ में रिलीजियस, तीनों को मिलाकर कैसे एक बेहतरीन समाज बना करके जा सकता है। इसमें मैं शुरुआत में भी बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं इन सब चीज़ों में, फर्स्ट बार ज्वाइन किया हूँ आपको। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हर एक चीज़ की हदबंदी ज़रूरी है। पॉलिटिकल, राजनीतिक इश्यूज कहाँ तक हों और उनके पावर कहाँ हों, वर्ग क्षेत्र कहाँ तक हो। सामाजिक इश्यूज को भी पहले बाउंडिंग जरूरी है, सामाजिक इश्यूज क्या हों और उनको कैसे मैनेज किया जाए। और रिलीजियस भी जरूरी है कि सभी धार्मिक इश्यूज को और धार्मिक चीजों को भी एक हद तक मिक्स कर रहे हैं। सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस तीनों को एक साथ मिला देंगे तो जो खिचड़ी बनेगी वो फिर किसी के हक में ना जाएगी। सामाजिक चीजों को समाज के हद तक, राजनीति को राजनीति के हद तक, और धर्म को धर्म तक रख करके फिर हम एक एक
एंगल को अलग से सोचें तो चीजें अच्छी तरह से हम रन करा सकते हैं। और सबसे जरूरी होगा कि हम हर चीजों में जो टॉप प्रायोरिटी अपनी रखेंगे वो जनहित को रखें, लोगों के फायदे और लोगों के हित की बातें। सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को मजबूर किया जाए कि अपने हर कदम को एनालिसिस करें, सोचें, किसी भी कानून को बनाने से पहले ये सोचें कि जो हम करने जा रहे हैं क्या वो जनहित में है, क्या वो लोगों के फायदे के लिए है या कहीं उसका शोषण होने जा रहा है। समाज से मेरा मतलब पूरा समाज होगा। मैं इस समाज को कभी ना तो जाति में ना तो धर्म में बांटूंगा नहीं। समाज पूरा एक मेरे लिए एक नंबर है। मैं उस एक नंबर को 0.11 में नहीं बांटूंगा। जब सरकार कोई कदम उठाने जा रही है तो उसमें मैं देखूंगा कि क्या 100% हर एक के हित में है या नहीं। अगर यहाँ पे कहीं पे लचक पाई जा रही है, किसी तरफ ज्यादा कहीं कम, तो फिर ये गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे सामाजिक जिम्मेदारियां आती हैं, समाज के बड़ों की, सामाजिक संगठन की, समाज सुधार में काम कर रहे लोगों की। जरूरी होगा कि अब ये अपना रोल निभाएं और ये खड़े होकर सरकार को बताएं कि आपके जरिए किया गया ये काम या आपके बनाए गए ये कानून समाज ही नहीं है। क्योंकि जहां पे समाज हित ना होगा वो जनहित कभी नहीं हो सकता। मेरा समाज जन जन से मिलकर के बन रहा है। अगर किसी एक व्यक्ति के हक में वो हार्मफुल है, हानिकारक है, तो मेरा समाज उसको कबूल ना करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता हूं मैं कारपोरेट घरानों और कंपनियों पे। अगर ये कोई कानून बना रहे हैं, कोई सिस्टम पास कर रहे हैं, तो भी जरूरी हो जाता है कि सामाजिक संगठन उसकी विवेचना करें और देखें कि क्या इनके जरिए उठाए गए कदम जनहित में हैं। जैसे अभी आज इसी पे बात ही चल रही थी कि समझने के लिए एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं कि इंडिया में बैंक वाले कानून बना रहे हैं कि एटीएम से इतना विड्रॉ आप करेंगे, अदर विड्रॉ पे आपको चार्ज देना। क्यों? मैं अपना पैसा बैंकों में रख रहा हूं, मुझे राइट है कि मैं निकालूं। और वे ऑफ विड्रॉ आपकी जिम्मेदारी है। आप काउंटर से मुझे देंगे, एटीएम से देंगे या अदर वे में, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे वो सारी सर्विसेज अवेलेबल कराएं। अगर यहाँ पे कोई शोषण हो रहा तो फिर इस बात आती है उसी सामाजिक संगठन की जो बीच में मुख्य रूप से जिम्मेदारी निभाएगा और हर एक को कंट्रोल करने का काम करेगा। अब जरूरत होती है एक ऐसे जिम्मेदार की, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इन सब को एक साथ लेकर के सबकी बातें कहने की ताकत रखता हो। और जैसा कि मुझे अब तक पता चला है कि जो तैयारियां चल रही हैं वो एक ऐसा फोरम बनाने की है जो सबको साथ लेकर के सबके हित की बात करता हुआ आगे बढ़ेगा। और जब सबका हित होगा तभी देश हित होगा। मेरा देश, मेरा मुल्क तभी कामयाब है जब उसमें रहने वाला हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर व्यक्ति कामयाब होगा। कोई एक अगर तकलीफ में है तो मैं एज अ मुल्क, एज अ उस देश का वासी, निवासी, मैं खुश नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस विषय पे आप अपनी बात को खत्म कर रहा हूं और सबको सलाम, नमस्ते। शुक्रिया जीशान अहमद खान जी। हमारे बीच में कुछ और भी साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं। नितिन किशोर जी हैं हमारे बीच में। नितिन किशोर जी, मैं चाहूंगा कि ये जो अभी इस विषय पे चर्चा हो रही है उस पर थोड़ा सा अपना बात रखें। सभी को नमस्कार। मैं तो पहली बार इस मंच पे जुड़ा हूँ। गोपाल जी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनके माध्यम से मेरा परिचय है कि मैं नितिन किशोर शर्मा। मैं बेसिकली अभी गोविंदाचार्य जी के संगठन में भी दिल्ली प्रांत का प्रांत सह संयोजक हूँ राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन में। और लंबे समय से समाज में काम कर रहा हूँ पूर्णकालिक रह के। 12 साल हो चुके हैं मुझे इंग्लैंड से आए हुए। और उससे पहले इंग्लैंड में मैं सेंसबरी कॉरपोरेशन में था। तो उससे पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की मैंने इंग्लैंड से ही। उससे पहले मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा डिफेंस में। उससे पहले कई कंपनियों में क्वालिटी हेड रहा, खेतान, अक्षर। और उससे पहले मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो जीवन में शायद सत्य तलाश ने मुझे दुनिया में मैं घूमता रहा।
और अब इस आयु में मैं मोस्टली सत्य जान चुका हूँ। और वैसे भी मैं एक टेम्पल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो धर्म की जानकारी भी पूरी रखता ही हूँ। तो देखिए, आज की जो परिवेश है उसमें भारत की स्थिति बड़ी मैं कहूँगा दयनीय है, क्योंकि हमारा जो चिंतन है भारतीयों का वो ज़्यादातर इतिहास पे निर्भर है, और इसी वजह से हम इतिहास में खोए रहते हैं। मैंने अंग्रेजों से बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि अंग्रेज कभी भी इतिहास की बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो हमेशा वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं, और कभी भी ध्यान रखिए कि जो कल बीत चुका है उसको आप आज के समय में व्यर्थ करेंगे। और हमारे देश में ज़्यादातर लोग इतिहास की बात सबसे ज़्यादा करते हैं। यदि दिन में भी यदि आप चर्चा करेंगे ना, दो लेडीज भी यदि बात कर रही होंगी तो इतिहास की बात कर रही होंगी, और यही समस्या है। इसी को शायद कलयुग बोला गया है। तो और ऐसा नहीं है, हर जाति, हर धर्म, मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से मुक्त नहीं है। इसीलिए समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं, क्योंकि इतिहास, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत लंबा है, युगों का इतिहास है। और युगों के इतिहास को जितना आप सोचेंगे, मंथन करेंगे, मकड़ जाल बनाएंगे, उतना ही वर्तमान का आपका हमारा जो समय है और वो खराब हो जाता है। तो हम भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाते हैं। इसी वजह से सारी समस्याएं हैं। अब इसका उपाय जो है उसके लिए हमें बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे देश के बुद्धिजीवी भी इतिहास में खोए रहते हैं, और इसीलिए मतलब उसका कोई उपाय निकल नहीं पाता है। जब आदमी के पास घंटे ही 24 है वर्तमान में, एक दिन में देखा जाए, और दिन में 24 घंटे में यदि मोस्टली यदि समय देखें वो मात्र 6 से 6 घंटे यदि पूर्णकालिक है तो 6 घंटे लेके चलते हैं। तो 6 घंटे से ज्यादा समाज के बारे में सोच नहीं पाता है। उस 6 घंटे में वो इतिहास की कहानी सोचता रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है भारत की। ऊपर से वो अहंकार तगड़ा है कि हम विश्व में सबसे ज्यादा, क्योंकि भारतीयों में सबसे ज्यादा अहंकार पाया जाता है अपने इतिहास के कारण। तो वो इसीलिए वर्तमान को नहीं जी पाते। इसीलिए वो समय, ऐसा तो नहीं है कि समय ने मौका नहीं दिया, ईश्वर ने मौका नहीं दिया। समय समय पे हजारों साल का इतिहास देखो, समय समय पे राजपाट आए हैं भारतीय लोगों के, या कह लीजिए आजकल हिंदुओं कह रहे हैं तो हिंदुओं के राज आएंगे, हो सकता है आगे मुस्लिमों के राज हो, किसी के भी राज हो, और धर्म सत्ता के बाद, लेकिन वो टेम्परेली आएंगे, क्योंकि वो हमेशा इतिहास में ही खोए रहेंगे। उनके पास कोई विजन नहीं है नई पीढ़ी को भविष्य बताने के लिए। वो नहीं बता पा रहे हैं कि भविष्य में करना क्या है, वर्तमान में ऐसा क्या किया जाए जिससे भविष्य का निर्माण हो। यही बेसिक समस्या है जो मैं आज तक समझा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद नितिन जी। ये जो आपने सबसे लास्ट में बोला, सबसे आखिरी में बोला कि वर्तमान में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भविष्य के लिए क्या किया जाए जिससे भविष्य बेहतर हो, ये एक बिल्कुल सच बात है। और ये जो प्रयास हम लोग सब सामूहिक रूप से कर रहे हैं, ये उसी दिशा में प्रयास है। दूसरा, इतिहास की जो आपने बात की कि सभी लोग इतिहास में खोए हैं, ऐसी बात सच नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि इतिहास में खोए हुए हैं। ये सभी वर्गों में पाए जाते हैं। तो सिर्फ इतिहास में ही जीना ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हमें भविष्य के समस्याओं को देखते हुए अपने वर्तमान में उसके अनुसार काम करना होगा। और फिर तीसरी चीज ये मान लेना कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा एक समस्या होती है। तो ये मैं सब कुछ जान चुका हूँ, अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति पहुंच गया है तो वो एक अवसाद या एक बीमारी की स्थिति है। उससे भी ऐसे साथियों को निकालना हमारा दायित्व बनता है। सब धन्यवाद। कोई सब कुछ नहीं जान सकता।
धन्यवाद वैसे, लेकिन मैंने इसलिए याद है कि मैं अपने जीवन में ज्यादातर चीज जान चुका हूँ, लेकिन सब कुछ वर्ड नहीं किया। आप शायद शब्द नहीं, मैं आपकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। और दूसरा क्या है नितिन कि जी, ये व्यक्तिगत चर्चा नहीं है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा ना वो अवसाद और बीमारी में, देखिए चिंतन और गति करने वाले ज्यादातर लोग इसी तरह के चिंतन में वो रहते हैं, तब जाके पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं, पहले सुने, एक दूसरे को समझे। लेकिन समस्याओं की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उपाय के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो विषय है वो विषय ये है कि समस्याएं हैं क्या। बहुत से लोगों का दावा है कि समस्याएं भी जानते हैं, तो हाँ, उनकी समझ है और वो शायद उसके काफी करीब है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इतना कि जो भी हम बोल रहे हैं या जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम धर्म का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम धर्म को जानते हैं? क्या हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को हम जानते हैं? या हम बात करते हैं अभी नए अनुसंधानों की, तो क्या हम उनके विषय में जानते हैं? तो जितना जानते हैं उसको उसको ही हम बता सकते हैं, या उतना ही बोलें जितना हम जानते हैं, या जिसमें ज़्यादा हमारी कमांड है। ये प्रयास करना चाहिए, और सिर्फ बात करने से नहीं होता है। सभी ने यहाँ पर एक अपना क्षेत्र लिया हुआ है, उस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और अपने अनुभव यहाँ साझा कर रहे हैं कि ये चीज़ें कैसी बेहतर हो सकती हैं। तो सभी अपने अपने क्षेत्र बताएं कि इस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को मजबूती दी जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। हमारे बीच में और भी बहुत साथी हैं। गोपाल प्रसाद जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी आज की चर्चा है और जो सभी सिस्टम्स हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, हमारा रिलीजियस सिस्टम है, जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम है, इसके बीच में बैलेंस रखते हुए और एक बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जाए। और जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर ब्लॉक स्तर पर हमारा एक मजबूत संगठन खड़ा हो, और उसमें लोग जो हैं वो सच को आगे ले जाएं, और इंसान और इंसानियत या मनुष्य और मानवता की बात हो, उस उससे नीचे की कोई बात ना हो। तो वो कैसे किया जाए, ये कैसे संभव है, इसी पे चर्चा है। गोपाल प्रसाद जी। एक और निवेदन है, जो भी साथी आज फर्स्ट टाइम आए हैं अपना अपना नंबर दे दें ताकि सब रिकॉर्ड हाँ, में आ जाए। सभी साथी अपना नंबर जो डाल दें ताकि उनको सूचनाएं मिलती रहे। गोपाल प्रसाद जी अभी वो सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे बीच में सर्वेश कुमार जी हैं। सर्वेश हाँ कुमार जी से मैं जी, जी गोपाल जी बोलिए। हाँ, देखिए बेसिकली आज का जो विषय वस्तु है वो अभिषेक जी द्वारा रखा गया है, और मैं समझता हूँ कि उसमें हर एंगल से उस विषय को, इसके संदर्भ में अभी मैं बलदेव राज सूद जी को भी सुन रहा था, तो उन्होंने एक चर्चा किया धर्म अनुकूल अर्थ। इस पे जो हमारा चर्चा हुआ, इस विषय में मैं सरकार के कुछ या अभी जो वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उसके कुछ झलकियों को आपको दिखाना चाहता हूं। धर्म अनुकूल अर्थ की जब बात हो रही है और सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड ला रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है, सरकार ये नहीं देखती कि ये पैसा कहां से आ रहा है, उसको केवल पैसा चाहिए। बात वो गाय की करती है, गंगा की करती है, धर्म की करती है, हिंदुत्व की करती है, और वो बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लेती है। यानी पैसा जिस किसी का भी हो, कोई मायने नहीं रखता, पैसा आना चाहिए। तो ये एक कथनी और करनी में भी अंतर है। दूसरा, पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का अभाव ये दिखता है शासन और प्रशासन में, क्योंकि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया वो बताना नहीं चाहते, इसीलिए वो आरटीआई एक्ट के दायरे में रखा ही नहीं उसको। तो ये सरकार की पारदर्शिता इससे झलकती। झूठ और जुमलेबाजी, पूरी की पूरी जो सरकार है वो झूठ और जुमलेबाजी में लिप्त है। जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार से कोई काम नहीं हो रहा, और झूठ और जुमलेबाजी इस कदर है कि संसद में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो पार्लियामेंट में प्रश्न उठाते हैं मोदी सरकार के जुमलेबाजी पर। पूरा एक दिन उन्होंने इसके ऊपर में
इस सरकार का क्या क्या जुमलेबाजी है उसको पार्लियामेंट में उन्होंने रखा। उसके बाद है सत्ताधारी शासक का संवाद से किनारा, वो पार्लियामेंट में फेस ही नहीं कर पाते। ये कैसी लोकतंत्र का ये अवधारणा है, ये दिखता है। जहां हम बात करते हैं एक तरफ सारी समस्याओं का निदान जो है संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग और सहकार से, बात सहकारिता मंत्रालय भी है अमित शाह जी के पास, लेकिन वो संवाद जो है, वो डायलॉग्स की जो प्रक्रिया जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो सरकार का को करना चाहिए, वो सरकार उसका महत्व नहीं समझ रही है, या नहीं तो वो किनारा कर रही है। उसके बाद आती है विकास की परिभाषा। सरकार की नजर में जो विकास का जो परिभाषा है वो कुछ और है। हमें किसी और तरह का विकास चाहिए। वास्तव में जनता का जो हित है वो है प्रकृति केंद्रित विकास में, और हमें दूसरे तरह का विकास का मॉडल जो है वो दिया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। उसके बाद आता है गरीबी। गरीबी की परिभाषा वो जो है निर्धारित की गई हुई है। तो गरीबी की जो परिभाषा है वो योजना आयोग के द्वारा निर्धारित की गई हुई है, और वो योजना आयोग जो है उसको अपने तरीके से व्याख्या करता है। तो सवाल ये उठता है कि जब तक ये इसके साथ ही मैं और भी आपको बता दूं किस किस तरह का भ्रष्टाचार है, जिसको ये जिस क्राइटेरिया जो इन्होंने बनाया हुआ है वो 32 रुपए का। अब बताइए आप ही कि 32 रुपया से जो कम कमाई करने वाला है उसको ये गरीब मानते हैं। मुझे कोई बता दे, योजना आयोग और इतने बड़े जो सोशल और पॉलिटिकल फील्ड के लोग हैं, इकोनॉमिकल फील्ड के लोग हैं, 32 रुपए में कोई गुजारा कर सकता है क्या? 32 रुपया तो केवल एक टाइम के नाश्ते का भी 32 रुपए में नहीं आता। 32 रुपए में कोई आदमी कैसे गुजारा कर सकता है? इसका मतलब ये 32 रुपया का क्राइटेरिया बदल करके कम से कम ये क्राइटेरिया 100 रुपए का होना चाहिए, यानी 100 रुपया से जो कम कमाने वाला है उसको गरीब माना जाए। इस दायरे को 32 रुपया से 100 रुपया करने की आवश्यकता है। ये समस्या भी है एक, और इसका समाधान भी मैंने रखा है आपके समक्ष। इसके बाद आता है, पहले क्या था, मनमोहन सिंह की सरकार में बजट के बाद का जो एक शब्द है वो है योजना। योजना मद है और गैर योजना मद है। पहले योजना मद और गैर योजना मद दोनों संयुक्त रूप से था, दोनों अलग अलग था। यानी सरकार की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो बजट हमने एलोकेट किया है उसमें आधा पैसा योजना मद में खर्च होगा और आधा गैर योजना मद में खर्च होगा। गैर योजना मद का तात्पर्य था कि उससे रिलेटेड जो भी वर्कर्स का पेमेंट है वो गैर योजना मद में था। अगर मान लीजिए नमामि गंगे का कोई प्रोजेक्ट है तो उसका उद्देश्य है गंगा को साफ करना, प्रदूषण मुक्त करना। तो प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो भी चीज रॉ मटेरियल्स का खरीदगी होगा वो योजना मद में होगा, और उससे रिलेटेड कर्मचारियों के वेतन का जो भुगतान है वो गैर योजना मद में होगा। अब इस सरकार ने क्या चीटिंग किया, इस दोनों को एक साथ कर दिया। यानी कि हम वास्तव में अगर ये अलग लग रहा था तो कम से कम 50% तो काम होता। अब तो आप रेक्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि किस मद में कितना खर्चा हुआ, वो पेमेंट किसी और चीज में ले जाएंगे उसको डाइवर्ट करने के लिए। ये सारा चीटिंग हुआ है, ये बड़ा करप्शन है। तो इस चीज को हमें समझना होगा, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस टॉपिक के ऊपर में ना उनकी सोच है, ना समझदारी है, ना उस पर कुछ डायलॉग्स हुआ है, कोई ज्ञापन या कोई आंदोलन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चीटिंग है। इसके बाद आता है भ्रष्टाचार और उसका स्वरूप। भ्रष्टाचार और उसका स्वरूप गोपाल जी, आपकी आवाज चली गई है और आपका समय भी लगभग खत्म होने को है, तो मैं आपकी आवाज चली गई है गोपाल जी। मैं आग्रह करूंगा सर्वेश कुमार जी से कि जो विषय है ये जो 4 सिस्टम है, मेन सिस्टम है, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम और जो हमारा रिलीजियस सिस्टम, ये सिंक्रोनाइज मैनर में बेहतर काम कैसे करें उस पर ये हो रहा है, और हम किस तरह से उसमें भागीदार हो सकते हैं और अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। वो अपना क्षेत्र के से मेरे कहने का तात्पर्य है हमारा गांव या हमारा वार्ड या हमारा ब्लॉक या हमारी विधानसभा, जहां पर भी हम काम करते हैं वहां पे हम बेहतर कैसे काम कर सकते हैं। तो
इनमें सामंजस्य कैसे बेहतर बने और कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं और क्या समस्याएं हैं, इन 3 विषयों पर एक सामूहिक परिचर्चा है। आप भी अपनी बात रखें, सर्वेश कुमार जी, और थोड़ा परिचय भी दें। हमें तो ये समस्या, भ्रष्टाचार जब तक कम नहीं होगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश करो तो यहाँ सब गदर काट देते हैं, कर्मचारी जितना भी है वो सब रेड मार देता है, हमारे ही पेमेंट पे रोक लग जाती है सब कुछ। जी, तो इसको थोड़ा कैसे कम किया जाए, ये समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। अपने बारे में थोड़ा सर्वेश जी परिचय दीजिए, क्योंकि पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे बारे में क्या, हम कई जगह इस चीज से पीड़ित हो गए हैं कि जहां जहां सुधार करने की कोशिश की वहां पीड़ित हो गए और कुछ भी नहीं वहां तक लगा। इस चक्कर में हम तो इस बात पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे, परिचय देना भी नहीं चाहेंगे, ज्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की सलाह ही देखना चाह रहे हैं कैसे कैसे सब लोग साथ कर रहे हैं, जी यही चीज को देख रहे हैं कि अगर सही कर पा रहे हैं तो सही है, नहीं तो ये तो भ्रष्टाचार की तरफ हर तरफ बढ़ ही रहा है। जी बिल्कुल। अब किसी साइड में कोई कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। अब किसी का उसमें किसी के साथ नहीं मिल रहा, जहां जाओ वहीं फंस जा रहे हैं। जी तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये आप लोगों से सुझाव लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या किया जा सकता है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये इसी के लिए जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो वो किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो कौन से उनका कार्य क्षेत्र है, उसके बारे में थोड़ा ब्यौरा दें। और हम तो रूरल में ही काम कर रहे हैं। जी, हम तो रूरल में ही काम कर रहे हैं इस समय। नहीं, रूरल एक क्षेत्र होगा ना आपका, एक गांव होगा, एक ब्लॉक होगा, एक जिला होगा, एक प्रदेश होगा, तो ये हम 2 डिस्ट्रिक्टों ब्यौरा। में काम कर रहे हैं, बरेली जी और शाहजहांपुर में कर रहे हैं, यूपी में। हाँ, तो वो जो है ये चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं। और बाकी जो साथी हमारे शाहजहांपुर के हैं और जो आपके क्षेत्र के हैं, उनसे उनसे जोड़ा जाए आपको। समस्या तो ये है ना कि संगठन और लोगों को संगठित करने के लिए जो सबसे मूलभूत चीज है कि वो कहाँ पर हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये मालूम होना आवश्यक है। तो चलो आप कहाँ ठीक है, पर आप हैं, क्या पूरा काम कर रहे हैं? अपने बारे में जानकारी दे देंगे जी लगातार 4-5 मीटिंगें करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप शामिल होइए और उसमें सुनिए और फिर इसके बाद वो करिए। बाकी और साथियों से भी आग्रह है कि क्षेत्र के बारे में जरूर बताएं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं। कुछ और बाकी साथी तो के बारे में जानते हैं, उनके कार्य क्षेत्र और वो क्या कार्य कर रहे हैं वो भी। लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं वो अपने क्षेत्र और अपने कार्य क्षेत्र और अपनी सोच के बारे में बताएं और लिखित में दें, तो उससे बेहतर रहेगा, हमें भी अपना रिकॉर्ड बनाने में आसानी होगी। हमारे बीच में और कुछ वरिष्ठ साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। एक एक आईफोन नाम से अकाउंट है। ये जो भी साथी हैं वो अपना नाम बताएं, और ये जो विषय है कि ये जो हमारे 4 प्रमुख सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम, इनके बीच में सामंजस्य कैसे बने और चीजें कैसे अच्छे हों और आपके क्षेत्र में कैसे बेहतर काम हो, इस पर आपकी सोच, इसके आप पे आपके सुझाव और अनुभव, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आईफोन नाम से आपका अकाउंट है, आईफोन। आप अपने को अनम्यूट करिए और बात रखिए। आईफोन नाम से अकाउंट आ रहा है आपका। अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो मैं आग्रह करूंगा अंतरंग आनंद जी से कि वो बात रखें, ये चारों सिस्टम किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ किस तरह से हम अपने क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में भी हम कार्यरत हैं, क्षेत्र का मतलब है जिस गांव या जिस ब्लॉक या जिस जिले में हम काम कर रहे हैं, वहां पे और मिलकर उसको बेहतर कैसे कम कर सकते हैं।
अंतरंग आनंद जी, आचार्य अंतरंग आनंद जी। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। एक्चुअली जो सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और चौथा क्या है? रिलीजियस रिलीजियस सिस्टम। अच्छा, तो ये एक्चुअली इसको थोड़ा सा अगर हम मैं एक आध्यात्मिक एंगल से इसका आधार लेते हुए बताना चाहूंगा कि चार पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हम कहते हैं। तो अगर हम रिलीजन को रिलीजन नहीं बोलकर, रिलीजन एक संप्रदाय होता है, वो धर्म की पर्यायवाची नहीं है। तो धार्मिक आधार अगर होगा तो इकोनॉमिक सिस्टम जो अर्थ है वह धर्म के आधार पर होगा। और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह इस तरह से होगा कि जैसे कि आज जो लीडर्स आते हैं वो लीडर चुन करके चले जाते हैं और फिर वहाँ की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करते, और वो को प्रेशर भी देते हैं वहाँ पर। उनके गांव में भूमि अधिग्रहण भी हो जाता है, नहीं होती, बड़े बड़े एजुकेशन माफिया भी वैसे ही है। तो इस पर ये इसीलिए क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जो है धर्म और धर्म आधारित अर्थ से डिस्कनेक्टेड है। और अंत में जो सोशल है, वो सोशल मतलब जो सामाजिक बनावट है, वह सामाजिक बनावट भी धर्म आधारित नहीं होने के कारण मतलब उसमें यही होता है कि आज जिस तरह से आज एक परिवार अलग अलग हो रहा है, आपस में संबंध और सामंजस्य नहीं है, हमारी इंटीग्रिटी नहीं है, हम परिवार और समाज में एक दूसरे में कैसे एकरूपता होकर के हम जिए, यह व्यवस्था नहीं है। तो ये शॉर्ट में मैंने बोला। तो इन सबों को जोड़ने के लिए कल मैंने जो बात बोला था गुरुकुल का, तो गुरुकुल एक सिस्टम हुआ करता था जिससे हम ये चारों सिस्टम को सीखते भी थे और फिर उसके बाद गुरुकुल से जुड़े हुए वो व्यवस्था होती थी। तो फिर से वापस उसको किया जा सकता है। और आपने जो पूछा कि मैं किस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो हमने कल परिचय दिया था कि हमारा जी एक मिनट हाँ वो पता नहीं, दीपक जी से बात। तो वो जो हमारी जो काम है, कार्यक्रम है, वह मैं एक प्राउड नाम की मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ। प्राउड का मतलब प्रगतिशील उपयोगी तत्व है, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। और हम देश के कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मुख्यतः हमारा ज्यादा काम बिहार में और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हो रहा है। हरियाणा में हम लोगों ने कोशिश किया लेकिन यहाँ पर खास ये नहीं मिली है सफलता। तो इस तरह से इस पर और भी विस्तृत हम बातें कर सकते हैं जब जो इन चारों को मिला करके काम करने के लिए हम लोग समाज आंदोलन है जिसका नाम, देखिए उस सामाजिक आर्थिक इकाई को स्वावलंबी बनाने की जो प्रक्रिया है वह उस पर हम काम कर रहे हैं। उस पर हम विषय जब हमें मौका मिलेगा तो उस पर हम विषय रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। अभी हम आग्रह करेंगे महेश्वरी पांडे जी से और प्रदीप जी से इस विषय पे अपनी बात रखें और फिर हम इसका आखिरी में सब लोग मिलकर इसे समअप करें। महेश्वरी पांडे जी, आखिरी के 2 वक्ता शेष हैं, महेश्वरी पांडे जी और प्रदीप जी, बारी बारी से। सबको सादर नमन, सभी वरिष्ठ प्रबुद्ध लोगों को। और जो आज का विषय बताया गया है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल
चारों स्तंभों में समन्वय और संतुलन स्थापित करना, और जब तक संतुलन स्थापित नहीं होगा तब तक सही दिशा में राष्ट्र समाज आगे नहीं बढ़ेगा और आनंद और सुख प्राप्त नहीं करेगा, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। तो इस संबंध में बलदेव राज सूद जी ने बहुत ही सुंदर रूप से उसके हमारे प्राचीन वैदिक वाङ्मय में जो वर्णित है चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको चरणबद्ध तरीके से उन्होंने परिभाषित किया और आचार्य जी ने भी इसी तरफ संकेत किया। हमारी भी सहमति इसी बिंदु पर है कि इसी प्रकार कुछ हो सकता है। और देखिए, एक वैदिक साहित्य में बहुत ही मशहूर सूक्ति है। विवेकानंद जी अपने इंडियन लेक्चर्स में बार बार उसका जिक्र करते हैं कि आहार शुद्धौ चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अर्थात जब आहार शुद्ध होगा तो उसी से हमारा चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होने पर हमारी स्मृति ध्रुव और अटल होगी। तो इसमें आहार का तात्पर्य कुछ वैदिक वेद के भाष्यकारों में कुछ मतभेद रहा है। तो शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य आहार का अर्थ इंद्रियों के आहरण से ग्रहण करते हैं, और मध्वाचार्य जी आहार का अर्थ जो है ये भोज्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं, और विवेकानंद जी इन दोनों का बहुत ही समन्वय स्थापित करके अर्थ परिभाषित किए हैं कि आहार जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं वो शुद्ध होने चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, और उनका स्रोत भी धर्ममय यानी अनीति से उपार्जित किया हुआ न होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो सारे संतुलन और समन्वय की बातें होती हैं, ये कहीं न कहीं अध्यात्म से ही शुरुआत होती है, उनकी जड़ वही है, और जो हमारा मन है वही सारी समस्याओं का और सारे सुखों का, सारे आनंद का मूल है। तो मन में सोच उत्पन्न होती है और फिर हम उस दिशा में क्रियान्वयन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही हमारी एनाटॉमी इसी प्रकार की बनाई गई, इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समन्वय स्थापित करने की आचार्य जी की परिकल्पना है, और भी तमाम संत, महात्मा, महापुरुष लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं कि हमारे बालक जिनको हम शिक्षा उचित देंगे, क्या किया जाए और क्या न किया जाए इसका विधिवत ज्ञान देंगे, और उनकी एक स्थापित दिनचर्या होगी, और एक लंबे अभ्यास की जरूरत होती है कि बिना अभ्यास के तो यह मन इस प्रकार का बनाया गया है कि वो टिकता नहीं और बार बार दूर ले जाता है, लक्ष्य से भटकाता है। तो ये एक दीर्घकालिक कार्य है। ये जड़ वही है, अध्यात्म से ही शुरुआत होती है। इसमें योग साहित्य की बड़ी भूमिका है। इसके अभ्यासों द्वारा, श्वास के अभ्यासों द्वारा हम अपने मन को पूरा नहीं तो थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। और जैसा कि इस समय सबसे बड़ी समस्या जो मैं अनुभव किया हूँ फील्ड में, गांव में, जनता में, तो वो सबसे बड़ी समस्या है, और स्वामी विवेकानंद जी ने बार बार उसकी तरफ इंगित किया है, अनेकों बार हर अपने लेक्चर में उस पर वो ध्यान आकर्षित किए हैं कि हम मानसिक रूप से मजबूत बने, जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो हमारे प्रजा की सोच ज्यादातर इस ओर है कि हम दीनहीन अवस्था में हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमसे क्या होगा, चारों तरफ हमारा शोषण होने वाला है, चारों तरफ मगरमच्छ बैठे हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, नैराश्यवादी विचारधारा। तो इसको, ये सोच को बदलने के लिए जैसे ही हम कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं, थोड़ा समय और थोड़ा मेहनत तो लगती है, और उसके लिए कुछ योग में व्यवस्थित सिद्धांत है, उनका अनुसरण करने और अभ्यास करने पर इसमें सफलता
प्राप्त होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं भी पहले दिनहीन ही था और मैं नहीं जानता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरे बस का कुछ नहीं है। अवसादग्रस्त, चिंताग्रस्त ऐसी मेरी स्थिति थी। और मैंने जब ये बातें पढ़ी और अभ्यास शुरू किया तो मेरे में जो है आश्चर्यजनक बदलाव आया। और उस बदलाव के बदौलत मैं समाज में, क्षेत्र में, पहले मेरी सोच ये थी कि हम कैसे भोजन पाएंगे, हमारे बच्चे कैसे भोजन पाएंगे। अब मेरी सोच का विस्तार हो गया है कि हम स्वयं तो भोजन पाएंगे ही और बहुत से भूखे लोगों को उपलब्ध भी करा देंगे। तो मेरा संक्षेप में यही विचार है और समय समाप्त मेरा हो गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेश्वरी जी, आपने बिल्कुल अ, एक मूल विषय पर ले गए। आखिरी में प्रदीप जी, अभी प्रदीप जी आपने अपनी बात नहीं रखी है, संक्षेप में 2 से 3 मिनट में रखिए प्रदीप जी। हाँ अभिषेक जी, भाई साहब और सभी बड़ों को प्रणाम जो भी है। और मेरा इसमें थोड़ा सा एक थोड़ा अलग चिंतन है, एक नजरिया अलग है इस बात का भी, और उसकी शुरुआत में उसी हिसाब से कर रहा हूँ कि जिसने जब हमको दूसरों में कमियां ज्यादा दिखने लग जाए या कोई हमारे को ज्यादा कमियां बताए, तो मेरा इसमें ये चिंतन होता है कि मेरे अनुभव लेखन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उसमें उसके लिए अपने को स्वयं को अपने आप को देखने लेना चाहिए कि अपन कहाँ पर है, अपन क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। दूसरी बात, अब इसमें जो अपने आज के विषय आते हैं उसमें जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो रिलीजियस और अपन ये पॉइंट लेते हैं, अपन अगर व्यवस्था तंत्र को या किसी की कमियां, गलतियां उनमें जाएं तो उससे उसमें उलझे, उसकी तुलना में बेटर है, उसकी तुलना में ये अनुकूलता सही नहीं है कि अपन जो काम कर सके उसको बढ़िया से बढ़िया, उत्कृष्ट, सुंदर काम कर लें, अंगुली से मुट्ठी बनाकर, और उसका सुंदर परिणाम, सार्थक परिणाम लाके और उसको सबके सामने रोल मॉडल के रूप में सबको दिखा दे और उसको अपने जो उद्देश्यों की प्राप्ति है सार्थकता में वो सही तरीके से, सही दिशा में प्राप्त कर सकें। और उसके लिए ये होता है कि अभिषेक भी हो, मैं हूँ, जब बलदेव जी अंकल है, श्री जी अंकल है, और भी है, सचिन अवस्थी जी है, और है, तो उनके सबके स्वार्थ पूरे हो और सबके अपने हित पूरे हो, साथ में अपन जो अंगुली से मुट्ठी बने हैं वो उद्देश्यों की प्राप्ति भी अपन साथ में करते जाएं, जिससे अपन के उद्देश्यों की सही तरीके से, सही उज्जवल तरीके से उसे प्राप्ति हो। और जो अपने अपने से, हर आदमी में कला होती है, हर आदमी अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ अनुभव होता है, कुछ न कुछ वो अपना काम में दक्षता होती है, जरूरत होती है उसको अपने निखार पाने की, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने की। ये मेरा एक चिंतन है, इसका निचोड़ के रूप में मैंने बात रखी है। ओम राम अभिषेक जी वैसा। धन्यवाद प्रदीप जी। लगभग सभी साथी अपनी बात रख चुके हैं। एक साथी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, इसलिए उन्होंने बात नहीं रखी, बाकी सभी ने बात रखी। बहुत सार्थक चर्चा हुई और जो चारों सिस्टम हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस, जो एक बात निकल के आई कि इसके केंद्र बिंदु पर शायद हम मनुष्य ही हैं या इंसान ही है, वो इसका केंद्र बिंदु है। वही ये व्यवस्थाएं उसी ने बनाई हैं और वही इन व्यवस्थाओं को बिगाड़ता भी है और सही भी करता है। तो जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो इस मनुष्य और मनुष्य की सोच और उस दर्शन पे काम करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब वो संगठित होकर काम किया जाए और एक सामूहिक प्रयास हो, अपने को आगे बढ़ाते हुए और जो पीछे रह रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए, तभी ये संभव है। राजनीति भी हमसे है, क्योंकि ये जो राजनेता हैं, जो राजनेता बनते हैं या जो नेता बनते हैं, ये भी हमसे बने। और ऐसे ही जो आज के व्यापारी हैं वो भी हमसे ही और समाज से ही बने।
जो हमारे आज के अन्य लोग हैं वो भी हम ही से हैं। तो जो हम हैं वो मनुष्य हैं, और जो मनुष्य हैं और जो मनुष्य की कमियां हैं वो क्या क्या हैं, वो अगर हमें मालूम है और हम उन पर काम करें तो बहुत कुछ सुधार संभव है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि जो हमारे अ, धर्म ग्रंथ बोलते हैं वो सभी के लगभग यही बात बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा मत करो, जरूरत से ज्यादा चीजों को संग्रह मत करो। ये योग दर्शन भी बोलता है, ये अन्य दर्शन भी बोलते हैं, ये अलग अलग मजहबी ग्रंथ भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। तो जब जरूरत से ज्यादा संग्रह ना करो तो करने से क्या होता है, करने से क्या होता है कि जब इस तरह की भावना होती है कि जरूरत से ज्यादा हमें संग्रह करने की भावना आती है तो वो भ्रष्टाचार को जन्म देती है। और भ्रष्टाचार जो आज के हमारी व्यवस्थाएं जो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, इनको बेहतर करने में अगर हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा लेते हैं या उस पे कमी ले आते हैं तो ये सिस्टम खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे और एक सामंजस्य के साथ काम करने लगेंगे। तो वो भ्रष्टाचार जो होता है वो भ्रष्ट आचरण जो कि हम अपने धर्म और अपने धार्मिक ग्रंथों को अपनाकर उस पे अंकुश लगा सकते हैं, उस पे आवश्यकता है। लेकिन ये आवश्यकता तो है और हम शायद जानते भी हैं, लेकिन सामूहिक इसकी प्रैक्टिस ना होने से और सामूहिक तौर पर इसका उपयोग ना होने से और समाज में ऐसे लोगों की धीरे धीरे कमी आने से ये स्थितियां ये खराब हो रही हैं। दूसरा जो चीज है, अगर हम मनुष्य और इंसान के चश्मे से देखते हैं और देखना चीजें शुरू करें तो बहुत सारी चीजों का हल हो सकता है। क्योंकि कई बार हम उसे किसी एक पंथ या किसी एक जाति या किसी एक मजहब के आईने से और चश्मे से देखने लगते हैं तो वहीं से संकीर्णता चालू हो जाती है। क्योंकि फिर वहां पे अपने स्वार्थ, अपने जाति के स्वार्थ, अपने मजहब के स्वार्थ, अपने पंथ के स्वार्थ, ये सब जुड़ने लगते हैं। तो फिर कई बार गलत को भी सही बोलना पड़ता है और सही को भी गलत बोलना पड़ता है। तो ये चीजें तभी सुधरेंगी, बेहतर होंगी जब हम एक रेशनलाइज थिंकिंग डेवलप करेंगे और सही तरीके से चीजों को जानेंगे। एक और चीज है जो हमारे समाज में आई है, समाज में लोगों ने लोगों से मिलना और लोगों से बात करना बंद कर दिया है। और वो जो उनका अधकचरा ज्ञान है उसी को वो सर्वोत्तम ज्ञान मान बैठे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, एक सीखने की हमारे सभी के अंदर ललक होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हाँ, हम कहीं से भी अगर हमें छोटे से भी कुछ ज्ञान मिलता है तो हम लें, बड़े से भी मिलता है तो लें, और अपने ज्ञान से उसको मैच करें कि हाँ उसमें और उसमें क्या है जो कि मिसिंग था। तो सीखने का एक प्रयास होना चाहिए। और चौथी चीज ये है कि आज इस इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के एज में लोगों ने बात करना ज्यादा चालू किया है और काम नहीं करते या बहुत कम करते हैं। काम करने का अर्थ ये नहीं है कि अर्थ अर्जन, काम करने का अर्थ है कि वो सही काम जिससे समाज बेहतर और हो सकता है। तो इसके लिए अपने अपने क्षेत्र चिन्हित किए जाएं, अपना गांव चिन्हित किया जाए, अपना जिला चिन्हित किया जाए, और वहां पे वहां जो स्थानीय स्तर पर जो लोग मिलके काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके काम किया जाए, तभी रिजल्ट आएगा। अन्यथा ये बातें सिर्फ और सिर्फ बातें रह जाएंगी और कुछ नहीं होने वाला, ये समय खराब होगा। तो सभी से मेरा आग्रह है कि अपना क्षेत्र, अपना गांव और ये अपना वार्ड, अपना मोहल्ला, इसका ब्यौरा अगर हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे तो स्थानीय स्तर पर मिलकर और आपके प्रयासों को मजबूती दी जा सकती है, और जो आपके लक्ष्य हैं, आपके मिशन हैं, उनको और मजबूत किया जा सकता है, उनको और अच्छे ढंग से जमीन पर उतारा जा सकता है। और संवाद की एक प्रक्रिया है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को बुलाकर उनके अनुभव लेकर और उनके अनुभवों से कुछ सीखने का प्रयास रहता है। तो ये हर रोज 8:15 से 9:30 के बीच कार्यक्रम चलता है। सभी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, आप लोग भी जुड़ें और इसको और बेहतर करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे, सवा घंटे की चर्चा के बाद
जो बचा हुआ समय है, जो कि हम अपने अर्थ अर्जन के अलावा और बाकी समय जो हमारे पास बचता है, वो अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए लगाएं और मिलकर काम करें। सभी लोग एक साथ एक दूसरे का सहयोग करें। इस अपेक्षा के साथ ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी साथियों ने अपना बताया हुआ है कि किस क्षेत्र में कौन काम कर रहा है और उस क्षेत्र में उसको मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी आए और सभी ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और कल 8:15 बजे हमारे ज्योतिर्मय गोस्वामी जी जो उनका विषय है, उस विषय पर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर होंगे। किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है और लोगों के जीवन शैली और उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है, वो उस पर बताएंगे। तो कल सुबह 8:15 बजे कल शाम 8:15 बजे हम सभी मिलते हैं और आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। मुझे मिनट चाहिए। जिशन भाई साहब, जी। आपके नंबर में जो एसटीडी कोड है वो +96 से शुरू हो रहा है, वो इंडिया का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया, सऊदी का है। अच्छा, यू आर कहाँ हैं आप? सऊदी अरबिया। ओके ओके, ठीक है। आप अभी क्योंकि आजमगढ़ का परिचय हुई जैसे हुआ था। हाँ नहीं है, आजमगढ़ के, और बट फिलहाल मौजूद है सऊदी में। दूसरा, ये जो यज्ञ शुरू हुआ है, इसमें थोड़ा और हम लोग अंदर में, क्योंकि अभी 1 घंटे के लिए हम मिलते हैं, और जिसको जिसको लगता है कि थोड़ा सा और हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा और गहराई में जाना चाहते हैं, तो आपस में आप लिंकअप भी कर सकते हैं। बाकी 24 घंटा जो टाइम है, कन्वीनियंस दूसरे का पूछ के कि भाई आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट कब कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तो वो प्रक्रिया भी चालू रहे, ताकि आप लोगों ने सबने महसूस किया होगा कि समाज में या देश में बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं जो करनी है, लेकिन अकेला कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए मिलके करना बहुत जरूरी है, इसीलिए शायद ये फोरम भी शुरू हुआ है। और मिलने में एक सबसे बड़ी चीज होती है कि हम अपने ईगो को, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो जान रहा हूँ वो तो ठीक है, उसको साइड में रखूं, जरूरत है तो उसको खोलूं, लेकिन दूसरे का सुनूं, दूसरे से समझूं। जैसे अभिषेक जी आज बता रहे थे कि सबसे जरूरी है कि बहुत सारी चीजें मैं करना चाहता हूं, लेकिन नहीं पता है कि कैसे कर सकता हूं। हो सकता है कि हम में से कोई कर रहा हो उसको आसानी से, तो उससे जब मिलके उसकी बातें सुनूंगा तो जाएगा कि हाँ, इतनी आसानी से ये तो हो सकता है। पेशेंस हमारे अंदर रखने की जरूरत है, सीखने की जिज्ञासा रखने की जरूरत है, और धीरे धीरे कोशिश करना है कि हर समय अगर मैं ये देखूं कि उसके अंदर गलती है, उसको सुधारने का मेरे पास क्या उपाय है। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मेरे अंदर क्या क्या गलती है, मेरे अंदर क्या क्या कमी है, कि उसको मैं थोड़ा सा पूरा कर सकूं। एक दूसरे की मदद से अपने पे ज्यादा फोकस करना है, मैं क्या कर सकता हूँ या हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। व्यक्ति नहीं है उसके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे तो वो करप्ट है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम उसके बारे में फिलहाल क्या कर सकते हैं उसके बारे में कर सकते हैं। लेकिन वो पहली सेकेंड प्रायोरिटी होनी, मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग यहाँ 12 लोग हैं, वो मिलके क्या कर सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।